परिश्रम की मिसाल है, जिस पर कर्जों के निशान हैं। घर चलाने में खुद को मिटा दिया और कोई नहीं मेरे देश के किसान हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। सोशल मीडिया में इस टॉपिक पर बहुत ही कम वीडियो बना है और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को हाथ जोड़कर एक अपील करना चाहता हूँ। कृपया करके मेरे वीडियो को जो रियल में देश के प्रति, अपने देश के किसानों या फिर आम जनता के प्रति जिनके मन में थोड़ा सा भी सहानुभूति है, उन्हीं लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना। जो वर्ग सच में देश के अंदर संघर्ष कर रहे हैं, वो लोग बिल्कुल भी मत देखना जिनको अपने देश के गरीब, बेरोजगार, किसान या आम नागरिकों के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है, जो सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस पार्टी की गुलामी करते हैं, जो गलत का विरोध नहीं करते या गलत करने वाले का साथ देते हैं। मेरे नज़र में सबसे बड़े देशद्रोही वही लोग हैं। आज भारत के अंदर कोई भी वर्ग अपनी परेशानी, अपना दर्द को लेकर कोई सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं, सरकार तक अपनी दुख दर्द को पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे कुछ भाई बंधु लोग उन आंदोलन कर रहे लोगों की तकलीफ को जाने बिना, उनके समस्याओं को बिना समझे सरकार के आईटी सेल के प्रोपोगेंडा के झूठी जाल में फंस जाते हैं और उनको लगता है कि सरकार जो कर रही है वो देश हित में ही कर रही होगी, और इन्हीं में से कुछ लोग विपक्ष के साथ खड़े हो जाते हैं। फिर लड़ाई सरकार और विपक्ष के बीच की हो जाती है और जिस आंदोलन पर पूरी दुनिया की नज़र टिकी होती है, उस आंदोलन से जनता का ध्यान बीजेपी और कांग्रेस की तरफ बढ़ जाता है और यहीं पर सरकार को आंदोलन तोड़ने के लिए बहुत बड़ा मौका मिल जाता है, या फिर आंदोलनकारी खुद ही मजबूरी में आंदोलन को बिना अंजाम तक पहुंचाए बीच में ही छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका और वक्त बिना जाए कि आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको अभी तक ये तो पता चल ही गया होगा कि हमारे देश के अन्नदाता पिछले 6 महीनों से दिल्ली के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की मांग किसान कर रहे हैं और पूरा देश ये अच्छे से समझ चुका है कि ये किसानों की 100% जायज़ मांग है। लेकिन दोस्तों, शायद आपको ये बात पता नहीं है कि सरकार आखिर किसानों की मांग पूरा क्यों नहीं कर पा रही है। सरकार की आखिर कौन सी वो मजबूरी है जो जानबूझकर मोदी सरकार देश की सबसे बड़ी आबादी और राजनीति के हिसाब से लगभग 60% वोटरों को नाराज कर रही है। उसको पता है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में उसके लिए खतरे की घंटी बज सकती है। दोस्तों, मोदी सरकार बीच में घिर चुकी है। किसान आंदोलन सरकार के गले में हड्डी बनकर फंस चुकी है। ना तो सरकार को बाहर उगलते बन रहा है और ना ही उसको अंदर निगलते बन रहा है, क्योंकि दोस्तों, ना तो सरकार किसानों की मांग पूरा कर सकती है और ना ही किसानों को खाली हाथ नाराज करके वापस घर भेज सकती है। दोस्तों, बने रही वीडियो के अंत तक। मैं आपको परत दर परत सभी रात से पर्दा उठाने वाला हूँ। एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट सरकार के मजबूरियों के कारणों को आपको बताने वाला हूँ। कारण नंबर 1, कृषि बाजार में ABCD का साम्राज्य। मोदी सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं ले सकती है। उसका सबसे बड़ा और सबसे पहला कारण है कि कृषि बाजार में ABCD कंपनियों का फैला एक छत्र साम्राज्य, जिसके दबाव में भारत सरकार पूरी तरह से फंस चुकी है। दरअसल अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के ये 4 वर्ड असल में 4 कंपनी हैं। A से है आर्चर्स डेनियल मिडलैंड, B से है बुंग, C से है करगिल और D से है ड्यूपेंट। यही वो 4 इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी हैं जिनका एग्री बिजनेस में वर्चस्व है। यही कंपनी नहीं चाहती हैं कि कोई भी देश का किसान तरक्की करे। इनकी पॉलिसी है कि फसलों के दाम को बाजार तय करना चाहिए। अगर किसान अपनी फसलों का दाम तय करने लग गए तो कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और उनकी ब्लैक मार्केटिंग का काला खेल खत्म हो जाएगा। इन 4 कंपनियों की जाल में दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों के किसान फंस चुके हैं और वो विकसित देश अपने अपने देश के किसानों को बचाने के लिए भारी भरकम छूट यानी कि सब्सिडी दे रहे हैं। जैसे अमेरिका प्रति वर्ष 42 लाख रुपए
एक किसान को सब्सिडी देता है एक साल में। चाइना 60,000 रुपये की सब्सिडी देता है एक किसान को प्रति वर्ष। जापान 7 लाख रुपए की सब्सिडी देता है। कनाडा 11,44,000 रुपये प्रति किसान को प्रति वर्ष सब्सिडी देता है। ब्राज़ील देता है 25,900 रुपये की सब्सिडी और हमारा भारत देता है 15,600 रुपये एक किसान को एक साल में सब्सिडी के तौर पर। इसका मतलब है कि विकसित देशों में भी इन मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा किसानों का ज़बरदस्त शोषण किया जा रहा है, लेकिन वहाँ की सरकारें किसानों को उनके नुकसान की भरपाई सब्सिडी देकर किसानों को राहत दे देती है। लेकिन भारत में ये संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसानों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और सरकार के पास उतना फंड भी नहीं है। इसीलिए मल्टीनेशनल कंपनीज मोदी सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने नहीं दे रहे हैं और एमएसपी को गारंटी नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि ये तीनों कानून उनके सहूलियत के हिसाब से बनाया गया है। इसीलिए सरकार बीच में फंस चुकी है। एक तरफ देश के करोड़ों किसान सरकार से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार के सामने अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना हुआ है। इसीलिए सरकार चाह कर भी तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, ये था पहला कारण जिससे सरकार के हाथ पांव को बांध कर रख दिया है और सरकार न तो तीनों कृषि कानूनों को वापस ले सकती है और न ही एमएसपी को गारंटी करके देश के करोड़ों किसान परिवारों को जिंदगी भर के लिए आर्थिक आज़ादी दे सकती है। कारण नंबर दूसरा, WTO का सरकार के ऊपर ज़बरदस्त दबाव। दोस्तों, मोदी सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं ले रही है। उसका कारण नंबर दूसरा है कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में विश्व व्यापार संगठन का भारत सरकार के ऊपर ज़बरदस्त दबाव है। WTO एक इंटरनेशनल संस्था है जिसमें कई सारे देश आपस में जुड़े हुए हैं और भारत भी इसका सदस्य है। WTO का मुख्य कार्य ज़रूरतमंद देशों को सस्ती दरों में फंड देने का काम है। आर्थिक सहायता देना WTO का मेन काम है। विश्व में व्यापार को अपने हिसाब से चलाना है। WTO विकासशील देशों को आर्थिक सहायता तो ज़रूर करती है, लेकिन उसके कई सारे नियम भी हैं। उसके बहुत से पॉलिसी हैं जिसकी शर्तों को मानना भी बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसे ही एक करार हुआ था 2001 में, जब देश में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। उस एग्रीमेंट में ये शर्त रखी गई थी कि जो कृषि प्रधान देश हैं या वो सभी देश जहाँ पर खेती होती है, वहाँ पर उस देश की सरकार को अपने किसानों को सब्सिडी देने के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाए। और सब्सिडी को 3 ग्रुप में बांट दिया गया। जैसे पहला है ब्लू बॉक्स, इसमें ज़रूरत पड़े तो आप किसानों को सब्सिडी दो। सेकेंड है ग्रीन बॉक्स, इसमें आप किसानों को सब्सिडी दे सकते हैं। और थर्ड है एल्बर्ट बॉक्स, इसमें किसानों को बिल्कुल भी सब्सिडी नहीं दे सकते हैं। WTO ने सिर्फ किसानों को सब्सिडी देने से नहीं रोका, बल्कि MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को भी धीरे धीरे ख़त्म करने की कड़ी वकालत भी कर दिया। क्योंकि अगर MSP किसानों को मिलती रहेगी या फिर सरकार MSP को गारंटी कर देगी, तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी अपना व्यापार कैसे करेंगे? किसानों से सस्ता खरीद कर उसे बाज़ार में महंगे दामों में कैसे बेचेंगे? और ABCD जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां WTO के ही आशीर्वाद और छत्रछाया में ही फल फूल रही है। इसीलिए मोदी सरकार ना तो तीनों कृषि कानूनों को वापस ले पा रही है और ना ही MSP को गारंटी कर पा रही है। जिस MSP गारंटी की मांग के लिए देश भर के किसान पिछले 6 महीनों से दिल्ली को हिला कर रखे हैं, उसी MSP को भविष्य में जड़ से ख़त्म करने की नापाक कोशिश की जा रही है। कारण नंबर तीसरा, IMF का भारत सरकार को चेतावनी। दोस्तों, किसान और सरकार के बीच में गले की हड्डी बना है IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में इसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। एक हिसाब से ये भी बहुत बड़ी गरिमामयी चीज़ है, लेकिन बेसिकली इसका भी हफ्ता वसूली वाला ही काम है। IMF भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकासशील देशों को सस्ते ब्याज दरों पे फंड देने का काम करती है और इसने भारत को कोरोना काल में $500 बिलियन का फंड दिया है। और साथ ही साथ मोदी सरकार द्वारा लाए 3 कृषि कानूनों की जमकर तारीफ भी किया है, लेकिन सही मायने में इसको तो अपने पैसे ब्याज सहित वापस चाहिए। IMF कभी नहीं चाहेगा कि भारत सरकार कंगाल हो जाए और उसके सारे पैसे डूब जाएं। ये भला क्यों भारत के गरीब किसानों के साथ खड़े रहेगी? इसको भारत के गरीब मजदूर किसानों से कोई लेना देना नहीं है। और सही रही सवाल कृषि कानून को तारीफ करने की, तो ये WTO, IMF और कॉर्पोरेट का मेन एजेंडा है, क्योंकि उनके हिसाब से तो तीनों कृषि कानूनों को बनाया गया है। याद रखिए दोस्तों,
आईएमएफ की जो पॉलिसी चाइना और अमेरिका के लिए है, वही पॉलिसी इंडिया के लिए है। जो पॉलिसी पाकिस्तान के लिए है, वही पॉलिसी इंडिया के लिए है। आईएमएफ में जुड़े जितने सदस्य देश हैं, उन सभी के लिए एक ही पॉलिसी है। भारत के लिए कोई अलग से पॉलिसी नहीं है। आईएमएफ क्यों चाहेगी कि भारत भी पाकिस्तान सरकार जैसे कंगाल हो जाए, उसे अपने पैसे निकालने हैं, और वो भी ब्याज सही। आईएमएफ को भारत के करोड़ों किसान परिवार से कोई लेना देना नहीं है। मोदी सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने और किसानों के हित के लिए एमएसपी को गारंटी देने में आईएमएफ भी बहुत बड़ा रोड़ा सरकार के सामने आ रहा है। इसीलिए भी सरकार किसानों के मुद्दे को लेकर बीच भंवर में फंस चुकी है। कारण नंबर 4, सरकार और कॉरपोरेट मिलकर किसानों को दबाने की साझा रणनीति। दोस्तों, समाज में बदलाव क्यों नहीं आता है? कभी सोचा है आपने क्यों? क्योंकि गरीब की कोई सुनता नहीं है, मध्यम वर्ग को फुर्सत नहीं है और अमीर को ज़रूरत नहीं है। भले यह बात कड़वा है, लेकिन 100% सही है। दोस्तों, सरकार किसी की भी हो, उनकी रणनीति हमेशा एक ही रहती है कि समाज में बदलाव नहीं आना चाहिए। अगर समाज में बदलाव आ गया तो देश के अंदर उनकी राजनीतिक सुख शांति ऐशो आराम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, आप आज़ाद भारत का इतिहास उठाकर देख लो। जब भी सरकार बजट बनाती है तो गांव, गरीब, बेरोजगार, किसान जैसे 80% वाले बड़े आबादी के लिए बजट में मात्र 20% ही धन खर्च करती है और 10% उन 10% मध्यम वर्गों के लिए खर्च कर देती है। लेकिन दिमाग तो तब खराब हो जाता है जब इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में मात्र 8-10% लोगों के लिए देश के 70% पूंजी को उनके ऊपर खर्च किया जाता है या उनको दिया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ बड़े बड़े उद्योगपतियों की। और इसी व्यवस्था को सभी सरकार, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, सभी सरकार इसको अपना एजेंडा बनाकर चलाती हैं। इसीलिए आज गांव में गरीब और मजदूरों की स्थिति आर्थिक रूप से गिर रही है और किसान खेती छोड़कर रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। भले ही आज कांग्रेस पार्टी इन तीनों कृषि कानूनों और एमएसपी गारंटी को लेकर मोदी सरकार को घेरिया रही है और अपने आप को किसान हितैषी बनाने की नापाक कोशिश कर रही है, लेकिन असल ज़मीन में तो किसानों की बर्बादी के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार तो कांग्रेस सरकार है। वो साफ मन के साथ ये बिल्कुल भी नहीं चाह रही है कि सरकार इन तीनों कानूनों को वापस ले और एमएसपी को गारंटी करके किसानों को आज़ाद कर दे। दोस्तों, आप लोगों ने कभी एक घटना को नोटिस किया होगा कि एक आम आदमी या छोटा सा व्यापारी या फिर एक छोटा सा किसान 1-1.5 लाख रुपए बैंक से लोन ले जाने पर समय से पहले बैंक वाले उसके पास नोटिस भेजना शुरू कर देते हैं, उसके घर जाकर धमकाना शुरू कर देते हैं, उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं और स्थिति अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो उस बेचारे को कोर्ट कचहरी तक भी घसीट लेते हैं। और जिस आदमी के पास अगर ज़मीन का छोटा मोटा टुकड़ा होता है तो उसे पानी के भाव तुरंत बेचकर बैंक का लोन चुकाना पड़ता है। लेकिन जिस बंदे के पास अगर ज़मीन ही ना हो, अगर वो भूमिहीन हो, तो मजबूरन उसे आत्महत्या करने के अलावा उसके पास कोई दूसरा विकल्प बचता ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ देश में कुछ गिने चुने उद्योगपति मालदार लोग हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार उन लोगों को साल भर में 8-10 लाख करोड़ रुपए कम ब्याज पर लोन दे देती है और बाद में वही लोग सरकार और बैंक के मुंह में बोल देते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम कंगाल हो चुके हैं, हम बैंक का लोन नहीं चुका पाएंगे। सरकार बिना देरी के उनका अरबों अरबों रुपए को उल्टा बैंकों के ऊपर लाद कर उन धन्ना सेठों का एनपीए कर देती है। एक तरफ नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या जैसे बड़े बड़े रईस लोग बैंकों से कई हजार करोड़ रुपए सरकार के नाक के नीचे से लेकर लंदन फुर हो जाते हैं। सरकार उनको घसीट कर वापस हिंदुस्तान लाकर उनसे ब्याज सहित लोन को वसूली करके उन लोगों के ऊपर देशद्रोह का केस चलाकर उनको सलाखों के पीछे सरकार क्यों नहीं भेज पाती है? क्योंकि उन भगोड़ों के साथ में बीजेपी और कांग्रेस के कई सारे सांसद, विधायक और मंत्री लोगों की साठगांठ होती है। वहीं दूसरी तरफ एक गरीब किसान बैंक से मात्र 50,000 रुपये अपनी खेती किसानी करने के लिए निकाल ले और समय पर ना चुका पाने पर उसके ऊपर हजारों मुकदमे ठोक कर उसे जेल में भेज दिया जाता है।
दोस्तों, इसीलिए मोदी सरकार तीनों कृषि कानून को वापस लेकर किसानों के हित के लिए एमएसपी गारंटी कानून न बनाने के पीछे सरकार और कॉरपोरेट की साँठ-गांठ भी बहुत बड़ी कारण है। सरकार को पर्दे के पीछे कॉरपोरेट का खुलकर समर्थन और साथ ही साथ कॉरपोरेट का सरकार के ऊपर भारी दबाव भी केंद्र सरकार के दोनों हाथ बांध कर रख दिए हैं। कारण नंबर 5वां, भारत में वोट बैंक की घटिया राजनीति। दोस्तों, भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, फारसी, बौद्ध आदि। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में साफ साफ लिख दिया है कि भारत एक सेकुलर देश रहेगा। राष्ट्र का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा, बल्कि सभी धर्मों को सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने के लिए समान अवसर प्रदान किया जाएगा। लेकिन आज के परिस्थिति में हमारे देश के अंदर सत्ता पाने के लिए चंद दलाल लोग अपनी राजनीतिक भूख मिटाने के लिए समाज को जाति और धर्म के नाम पर अलग अलग टुकड़ों में बांट दिए हैं, ताकि देश की जनता आपस में ही लड़े और अपने मूलभूत सुविधा जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे ज़रूरतमंद चीज़ों के लिए इकट्ठा होकर सरकार से सवाल न पूछे और असल मुद्दों से देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर देश को आपस में लड़वा रहे हैं। कभी हिंदुओं को मुसलमानों के साथ, कभी सिखों को हिंदुओं के साथ, कभी मुसलमानों को सिखों के साथ, कभी दलितों को पंडितों के साथ, कभी जाट को गुर्जरों के साथ और अब किसानों को किसानों के साथ लड़वा रहे हैं। सरकार आज किसानों को असली किसान और नकली किसान कहकर गुमराह करके आपस में लड़ाकर आंदोलन खत्म करने की नापाक कोशिश कर रही है। आज देश के अंदर किसानों और मजदूरों की आबादी सबसे ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा शोषण इन्हीं वर्गों के साथ हो रहा है। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि किसान और मजदूर सो रहे हैं, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है। उन्हें तो वोट बैंक के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ज़बरदस्त इस्तेमाल कर रहे हैं। आज भी देश में शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार होने के बाद भी किसान के बच्चे सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर में आपस में ही भिड़ रहे हैं। देश के अंदर आज कुछ लोग किसानों की बर्बादी के लिए बीजेपी की मोदी सरकार को ही जिम्मेदार मान रहे हैं, लेकिन ये आधा सच है। दोस्तों, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि 2014 से 2024 तक 10 साल केंद्र में मोदी सरकार ही रहने वाली है। किसानों के उन्नति और विकास के प्रति उसकी 100% जिम्मेदारी और जवाबदेही है। और बीजेपी ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्रों में किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को तत्काल प्रभाव से लागू करने की सिफारिश की थी। और जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को एक दिन में कई बार चिट्ठी लिखा करते थे कि किसानों के लिए एमएसपी को गारंटी करना सख्त जरूरी है। आज वही बीजेपी किसानों को ठेंगा दिखा रही है। लेकिन अगर आप कांग्रेस की भूमिका देखेंगे तो आज किसानों की बर्बादी के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कोई है तो वो है कांग्रेस पार्टी। क्योंकि आज़ादी के 75 वर्षों में लगभग 55 से 60 साल तो कांग्रेस ने ही भारत पे शासन किया है। और दोस्तों, सोचने की बात यह है कि कांग्रेस के पास बहुत बड़ा मौका था किसानों की उन्नति के लिए एमएसपी को लीगल गारंटी करने का, तो उन्होंने एमएसपी गारंटी क्यों नहीं किया? कांग्रेस ने कई बार एपीएमसी एक्ट तक को रिपील करने की वकालत तक कर चुकी है। और डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने जब 2006 में अपनी आखिरी रिपोर्ट को सौंपी थी और उन्होंने उसी वक्त साफ साफ कहा था कि अगर किसानों की उन्नति करना है तो इस आयोग की रिपोर्ट को तत्काल प्रभाव से लागू करना बहुत जरूरी है। लेकिन तब भी उस रिपोर्ट को कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में डालकर देश के अन्नदाता को अपने हाल पे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था। तब तो केंद्र में 2004 से 2014 तक 10 साल कांग्रेस की सरकार थी। तब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। आज जब किसान त्रस्त होकर आंदोलन कर रहा है तो यही लोग वोट बैंक की राजनीति के लालच में किसानों के साथ बैठ गए हैं। कांग्रेस बीजेपी की यही वोट बैंक की घटिया और ओछी राजनीति की वजह से किसानों का कभी उन्नति नहीं होने दे रहा है। और इसी वोट बैंक की राजनीति के कारण सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं ले पा रही है। कारण नंबर 6वां, चाहे कुछ भी हो जाए मोदी सरकार की इमेज खराब न हो जाए। दोस्तों, भारत के अंदर 2014 से लेकर 2021 तक बहुत से आंदोलन हुए हैं, जैसे छात्रों का आंदोलन हो, बेरोजगारों का आंदोलन हो, वकीलों का आंदोलन हो, डॉक्टरों का आंदोलन हो, एनआरसी सीए को लेकर मुसलमानों का आंदोलन हो
और जब अब 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन हो, अभी तक कोई भी आंदोलन सफल नहीं हुआ है। हालांकि किसानों का आंदोलन अभी लगातार चल रहा है। अब देखना पड़ेगा कि यह आंदोलन कहां पर जाकर रुकने वाला है। लेकिन इन सभी आंदोलन में एक रणनीति या षड्यंत्र पर जरूर काम किया जाता है। मोदी सरकार के प्रशासनिक अमला और बीजेपी आरएसएस के लोग मिलकर आंदोलन को तोड़ने के लिए मोर्चा संभाल लेते हैं। उनके आईटी सेल की सेना सोशल मीडिया में अपना प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर देते हैं। देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया देश की जनता के साथ खड़े होने के बजाय उल्टा आंदोलनकारियों के ऊपर जहर उगलना शुरू कर देते हैं। मीडिया वाले या तो आंदोलन को बदनाम करेंगे या फिर आंदोलन से ध्यान भटकाने के लिए उन्हें दिखाना ही बंद कर देते हैं और हिंदू मुस्लिम डिबेट शुरू कर देते हैं। कारण साफ है कि मोदी सरकार की छवि खराब न हो, और यही किसान आंदोलन के साथ हो रहा है। अगर मोदी सरकार किसानों की बात मान जाते हैं और तीनों कृषि कानूनों को वापस ले जाते हैं तो सरकार का देश विदेश में किरकिरी हो जाएगी। सरकार किसानों के सामने झुक गई करके मोदी सरकार का गलत इमेज जनता के सामने बन जाएगा, और साथ ही साथ उसके ऊपर सीएए एनआरसी बिल को भी वापस लेने की ज़बरदस्त दबाव बन जाएगा। दोस्तों, यही वो 6 ठोस कारण हैं जिनके चलते मोदी सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को शायद ही कभी वापस लेगी, भले ही देश के करोड़ों किसानों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर ही क्यों न हो जाए। दोस्तों, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि किसान आंदोलन असफल होकर ख़त्म हो जाएगा, किसानों के पास और कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। देश भर के किसान मजदूर भाइयों से मेरा हाथ जोड़कर एक ही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, जाति धर्म और बीजेपी कांग्रेस की दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बस एक बार एक साथ मिलकर अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएं। आज हम लोग आपस में ही लड़कर बढ़ गए तो आने वाला वक्त किसानों के लिए घनघोर गुलामी लाने वाला है। दोस्तों, एक होकर सोशल मीडिया में दिल्ली जाकर आंदोलन कर रहे किसान भाइयों का सपोर्ट करो। एकता में बहुत शक्ति होती है। एक होकर वोट देके आप सरकार को बना सकते हो तो उसी सरकार से अपने हक को भी मांग सकते हो, क्योंकि किसान से सरकार है, सरकार से किसान नहीं है। आज़ादी के 70 सालों में सभी राजनीतिक पार्टियों ने गांव और किसान से धोखा ही किया है। कोई भी राजनीतिक पार्टी भरोसा के लायक नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर पर केंद्र सरकार और संयुक्त किसान संगठन के पदाधिकारियों से हाथ जोड़कर एक ही अपील करता हूं कि बिना देरी के दोनों तरफ से बातचीत शुरू करें, क्योंकि इस मसला का हल बातचीत से ही निकल सकता है। अंत में जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि ये सिलसिला क्या यूं ही चलता रहेगा? ये सिलसिला क्या यूं ही चलता रहेगा? सियासत अपनी चालों से कब तक किसानों को छलता रहेगा? दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।